सो हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की है ना। शुरुआत में न्यूटन लॉज पढ़ेंगे ना, न्यूटन लॉज के बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा ज्ञान की बरसात हम तुम्हारे ऊपर करना चाहेंगे, वो जरूरी है क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे तुम में ऐसे हैं जो सिर्फ एमलेस जिंदगी जी रहे हैं। भैया जानवरों और तुम में फर्क क्या रह गया फिर ये बताओ। तो अगर तुमने अपना एम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ये देख लो तुमसे आगे 2-3 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अभी 9th में बैठ के इतना पढ़ रहे हैं कि उनकी लाइफ का गोल अभी से सेट है ना। तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट छलांग मारेंगे, रियलिटी में सीढ़ियां जरूरी है। माउंट एवरेस्ट पे ज्यादा डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ा जाता है ना, उसकी भी डिसाइड की जाते हैं छोटे छोटे एम, तब जाके ऊपर तक चढ़ा जाता है। ठीक है, तुम्हें तो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना, तुम्हें छोटी चीज है, तुम्हें तो कोई छोटी पहाड़ी चढ़नी है बस, है ना। तो भैया पहले ये सोचो लाइफ में करना क्या है, पहला पॉइंट। फिर कैसे करना है फिर ये सोचो, फिर उसके छोटे छोटे स्टेप। तुम्हें पता है ना टाइम स्टैम्प बनाए जाते हैं यूट्यूब वीडियो के अंदर, किस लिए बनाए जाते हैं? तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम अच्छे से समझ पाओ, तुम एक एक कंटेंट अच्छे से पता चल पाए। तो लाइफ में भी वो स्टैम्प बनाने बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं बनाओगे ना, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे एम, छोटे छोटे गोल सेट नहीं करोगे तो बड़े गोल पे की तरफ कभी नहीं। बहुत सारे बच्चे भी सोच के बैठेंगे सर मुझे यूपीएससी करना है, कि सर मुझे एयरफोर्स में जाना है, सर मुझे आईआईटीएन बनना है, सर मुझे डॉक्टर बनना है। बचपन में हमारे दादी दादा कह देते हैं, नाना नानी बेटा हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तुम डॉक्टर बन जाना। बच्चा कहता हाँ डॉक्टर ही बनना है, 2-4 मूवी देख लेगा और खुश हो गया। ये रियलिटी है। डॉक्टर बनना है तो कैसे बनना है, उसके लिए नीट एग्जाम देना, आईआईटीएन बनना है तो कैसे देना, उसके लिए जेईई मेंस देना, ये पता होना जरूरी है। जब तक ये नहीं पता होगा तो बस चलो बहुत ज्ञान हो गया। अब डायरेक्ट हम शुरुआत करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करें इस चैप्टर में, सबसे पहला ही टॉपिक क्या है, फोर्स। फोर्स के अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या पढ़ते हैं? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। ये होती क्या है? दोनों के अंदर हल्का सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। मान लो तुमने इस पेन को इधर खींचा 10 न्यूटन फोर्स, और इस हाथ से भी देखो, दोनों हाथ से 10 न्यूटन से खींचा, इससे भी 10 न्यूटन, इससे भी 10 न्यूटन। कहां जाएगा ये पेन? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगी है ना। इस फोर्स को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या ये रेस्ट में था? हाँ। तो बैलेंस्ड फोर्स होने पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा? तो बहुत बच्चे आंसर बोलते थे हाँ सर रेस्ट में रहेगा। नहीं, गलत है ये। बैलेंस फोर्स का एक्चुअल मतलब है नेट फोर्स जीरो होना। नेट फोर्स जीरो मतलब क्या सर? ये नेट मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन पर एक फोर्स नीचे अर्थ लगा रही है, नीचे जाना चाहता है, ठीक है। तो कोई ऊपर भी फोर्स लग रही है, उस फोर्स को मैं तुम्हें भी पढ़ाऊंगा नहीं, बस याद कर लो। उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। मेरा हाथ लगा है मोबाइल के ऊपर, तो ऊपर वाली नॉर्मल और नीचे वाली वेट, जिसको वेट मतलब किसको बोलते हैं? जो अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे, उसको वेट ही बोलते हैं। एक्चुअल में जो तुम नापते हो वो वेट नहीं होता। वेट क्या होता है? अर्थ कितनी फोर्स से इसे नीचे खींच रही है, वो है वेट। एक्चुअल में वेट एक तरह की फोर्स ही है, पता है। मास अलग है, वेट अलग है। क्या ये आगे पढ़ेंगे। ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गई तो मोबाइल ना ऊपर गया ना नीचे गया। अब मान लो मैं इसे इधर पकड़ के खींचने लगूं और मेरा दोस्त इधर खींचने लगे, दोनों बराबर फोर्स से खींचे, अब ना इधर गया ना इधर गया, ये भी बैलेंस होगी। तो चारों की चारों फोर्स मिलकर इनको बोलते हैं नेट फोर्स। इनका सम क्या आया? जीरो। याद करो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर स्केलर पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। लेक्चर कंटिन्यू देखते रहना। पहला चैप्टर मैंने मोशन करा दिया, दूसरा करा रहा हूं फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर मैं 10 न्यूटन इधर लगा दूं, 10 न्यूटन इधर लगा दूं, खत्म, कुछ नहीं है, कैंसिल आउट। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो अगला पॉइंट। अब इससे ये पता चलता है क्या बैलेंस फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है? नहीं। लेट्स से कि तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट को तुमने आगे पकड़ के खींचा, किसी फोर्स से खींचा, और ये लगातार कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है। ये किससे जा रहा है? कांस्टेंट स्पीड से आगे जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। पहले पढ़ाया था जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? तो एक्सेलरेशन जीरो। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो तो क्या फोर्स भी जीरो? अब तुम सोचोगे सर फोर्स तो हमने लगाई होगी, इस पे पीछे एक फ्रिक्शन या कोई सी फोर्स होगी जो इसे बैलेंस कर रही होगी, फिर भी ऑब्जेक्ट मोशन में। तो याद रखना बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। याद रखना ये वाली बात, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अनबैलेंस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, दैट्स इट। बस इतना सा फर्क है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में। जैसे ही हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारे गैलीलियो साहब थे, बहुत फेमस थे वो भी, है ना। तो उन्होंने बहुत तगड़ी बात बताई, तुमने सुना भी होगा। एक चीज होती है गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन बाबा का जो पहला लॉ है ना, उसे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसका रीजन बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि बहुत समय पहले जब उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स ही नहीं थे, गैलीलियो साहब ने पता इनके लॉज के बारे में 1-2 चीजें बता दी थी पहले से ही ना। कंप्लीट नहीं बताई थी, बहुत छोटी छोटी बातें जो इक्वेशन ऑफ मोशन तुमने पहले चैप्टर में पढ़ी है ना, उन्होंने वो भी बता दी थी। बस वो इनिशियल वेलोसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया था v इक्वल्स टू at, डायरेक्ट बता दिया था ये ना। बस u जीरो होना चाहिए तभी समझा पाए थे वो, है ना। तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? गैलीलियो साहब ने बताया, इनर्शिया समझ गया ना क्या है? जिद्दी है दिल जिद्दी है, ये गाने सब वहीं से आए, पता है, साइंटिस्ट देके चले गए थे।
दिल ये जिद्दी है, जिद्दी का मतलब है, जिद्दी प्रॉपर्टी हमारे दिल की है ना। जैसे कि रात को भैया तुम्हें नींद नहीं आ रही, मम्मी कितनी जूते चप्पल फेंक के वाले, नहीं सोने का मन करता, क्योंकि इसी तरह जब सुबह को उठना चाहते हो तो सुबह को उठा नहीं जाता है ना, क्योंकि दिल जिद्दी है ना। तो होता क्या है कि हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये जिद्दीपन जो होता है इसे एक प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी तरह हमारे किस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, इसको तुम आज अपने घर के कोने में रख दो और इसे 10 साल बाद वही कोने में पाया जाएगा, अगर कोई हाथ ना लगाए, कोई भूकंप ना, कुछ ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। दोबारा सुन लेना, इसीलिए बोलता हूँ डेफिनेशन फिजिक्स में याद नहीं करनी होती। डेफिनेशन सिर्फ वो बच्चे याद करते हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती, जिन्हें रटना फिरना होता है। जिन बच्चों ने 9th की फिजिक्स रट ली, उन्हें 10th की फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी, उन्हें 10th की भी रटनी पड़ेगी। वो बच्चे कभी IIT और नीट का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरी गारंटी का लिख के दे दूं, अभी साइन कर दो, साइन कर दे दो, ठीक है, साइन कर दिया, कॉपी मत कर लेना, हाँ ठीक है। तो अब बात क्या है, बात समझना। तो इनर्शिया समझ गए, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एनी बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। तो इसी को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला गया, जो न्यूटन बाबा ने पहले लॉ में दिया। न्यूटन बाबा ने पहला लॉ क्या बोला, कहता है इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन will remain in motion, if any object in rest will remain in rest unless or until an external force applied on it। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, तुम्हें एक एग्जांपल छोटा सा चलो अभी दिखा देते हैं। वैसे ये गंदा कप है पर लेट्स से दिखा देते हैं। तो देखो ये कप रखा, इसके ऊपर एक पेपर रखा, यहाँ पे कुछ रख देते हैं, क्या रखो क्या रखो क्या रखो, ये रख दो। तुम सर पेपर इसके बीच ज्यादा फ्रिक्शन था, यही कार्ड से लेके करता ना, मैं कार्ड रख दूं यहाँ पे, मेरे पास कार्ड नहीं है यार, मैं मोबाइल भी रख सकता हूँ। अगर मान लो मोबाइल के ऊपर कुछ रख दे कुछ रख दे कुछ रख दे, क्या रखे क्या रखे, ये रखो पेन ड्राइव, लेकिन ये फिसल जाएगी शायद। देख ओ शिट, देख लो अंदर गिर गया, कप गंदा था यार, तुमने गंदा कप खराब करवा दी, समझ गए ना। यानी ये जो पेन ड्राइव थी, ये जो भी था ना, ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया वहीं का वहीं गिर के मोबाइल को मैंने खींच लिया। पॉइंट समझ रहे हो। यहाँ पे तुम्हें और सारे एग्जांपल चलो दिखा देते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल तुम्हें दिखा देते हैं। आ गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक 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 ठीक, बात समझ में आ गई। इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ध्यान से देखो इस ऑब्जेक्ट को मोशन करते हुए, ये रुक गया लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया आगे चला गया। जो तुम्हें गाड़ी में आगे की तरफ झटका लगता है, तुम एकदम आगे जाते हो, है ना। An object is in rest will stay at rest unless an external force applied on it। देख क्या एक्सटर्नल फोर्स दिख गई तुम्हें, तो पहला लॉ समझ में आ गया। पहले लॉ के बाद दूसरे लॉ पे आते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ की समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मोमेंटम। क्या मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है। मैंने बोला इस पेन को और इसको मिला दो, इसका एक नया नाम रख दो, आज से इसे बोलेंगे घपलू। तो एक नई चीज बनी, मैंने नया नाम रख दिया, क्या दिक्कत है ना। मोमेंटम भी कुछ ऐसा ही है। हमारी बॉडी की एक और प्रॉपर्टी पता है क्या, जिसको हम बोलते हैं मास। मास और वेट में लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मास कुछ अलग चीज नहीं है, हमारे ऑब्जेक्ट, हमारे सेल, जो हमारे मॉलिक्यूल्स मिलकर बने, वो सारी चीजों को मिला के हमने एक नाम दे दिया मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। उस मास पे जब फोर्स लगती है, जिसको हम बोलते हैं वेट, याद रखना, उस मास पे एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं वेट। और वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो अर्थ नीचे खींच रही है, एक्सेलरेशन वो वाला। एक्चुअल में ये फोर्स है जो अर्थ लगा रही है, इसी फोर्स को हमने वेट बोल दिया है, याद रखना वेट, ठीक है। इसलिए बोलते हैं वेट इज वेरिएबल, मास इज कांस्टेंट। खैर ये बाद में बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मास था, फॉर एग्जांपल ये था, ये रहा मास। अभी ये ऐसे ही रखा, कुछ दिक्कत इससे नहीं, इसे उठा के मैंने ऐसे फेंक दिया, एक के माथे में जाके लगा, उसे कुछ फील हुआ, जिसको हम बोलते हैं दर्द, बोल देते हैं दर्द ना। तो जब इस मास के पास वेलोसिटी आ गई, इसी को एक नया नाम दे दिया गया मोमेंटम। कुछ नहीं, बस नाम दे दिया, एक तरह का कॉम्बिनेशन है। इसको P से डिनोट करते हैं, छोटे। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। ये इसलिए समझाया न्यूटन सेकंड लॉ, इसकी वजह से ही समझ में आएगा। मोमेंटम को और फील करेंगे। चलो मान लो इधर से एक ट्रक आ रहा है ना, एक इधर से क्या आ रहा है, ट्रक। ट्रक की स्पीड है कुछ भी मान लो, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ट्रक का मास भी बहुत ज्यादा, 10,000 किलो मान लो, है ना, 10,000 kg। एक छोटी साइकिल वाला जा रहा है भैया, ठीक है, एक छोटा साइकिल वाला है ना, एक छोटे साइकिल वाले को ट्रक ने ठोक दिया, साइकिल वाला दूर जाके रहा, बहुत दूर जाके गिरा ना। रियलिटी में अगर ट्रक के पास वेलोसिटी ना होती, क्या वो दूर जाता, सिर्फ मास होता, ट्रक की चल ना रहा होता, तो क्या दूर जाता साइकिल वाला, नहीं। यानी मास के साथ वेलोसिटी बहुत मैटर करती है। इसी चीज को एक नया नाम दे दिया गया मोमेंटम। याद रखना, आप सेकंड लॉ जैसे समझाऊंगा तो मैं सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। क्या है, अच्छा ये था सेकंड लॉ, क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ने कहा कि व्हेन ए नेट फोर्स, फालतू की बात है,
मैं जो बता रहा हूं उसे सुन लो। ये डेफिनेशन उनके लिए जिन बच्चों को चीजें याद रखनी है उनके लिए। चलो सुन, बोला गया रेट ऑफ, कल तुम्हें एक रेट वाली चीज बताई थी, जब भी कहीं रेट वाला वर्ड सुनो, मम्मी या सब्जी के लिए यूज करती है, तुम्हें फिजिक्स में यूज करना। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाई। नेट फोर्स समझ रहे हो, नेट फोर्स चारों मिला के, जो भी सारी फोर्सेस मिला के नेट फोर्स अप्लाइड, ये होता है तुम्हारा सेकंड लॉ। एक्चुअली चेंज का ये सिंबल है, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा बोलते हैं इसे, ये चेंज का सिंबल है। और मोमेंटम का हो गया पी, नीचे हो गया टाइम, ठीक है। अब समझना इस वाली चीज को, तुमने देखा होगा क्रिकेट देखा होगा, बैडमिंटन देखा होगा। क्रिकेट में क्या होता है, बॉल ऊपर से आ रही है तो प्लेयर्स ऐसे बॉल कैच करते हैं, देखो ऐसा हाथ नीचे ले जाते हैं, तुम देखोगे ऐसे ऐसे नीचे ले जाते हैं ना, कभी तुमने देखा ऐसे करते हुए? कोई ज्यादा तगड़ा पोलार्ड जैसा खिलाड़ी होगा, बहुत भयंकर, मार्क हेनरी जैसा कोई खिलाड़ी होगा, वही ऐसे पकड़ेगा बस, ले भैया चोट नहीं लगती। तुमने देखा होगा स्कूल में कुछ बच्चे पिटते हैं, तो कुछ बच्चे तो जब डंडी लगती है उनके हाथ में तो ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं ना। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे दांत भींचते रहेंगे, दर्द हो रहा होता है उन्हें। रियलिटी में जो हाथ नीचे लेके जाते हैं वो पता क्या करते हैं, बताता हूँ। जब बॉल, अच्छा मैं अपने मोबाइल को मार रहा था क्या तब से, भाई खराब ना हो जाए मोबाइल, चलो ठीक है। तो जब देखो बॉल ऊपर से आ रही है, सोचो बॉल ऊपर से आ रही है, बॉल के पास मास और बहुत ज्यादा वेलोसिटी, नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बॉल का बहुत ज्यादा मोमेंटम, बहुत ज्यादा मोमेंटम। बॉल के पास कुछ इनिशियल मोमेंटम बहुत ज्यादा, आई मतलब इनिशियल, बहुत ज्यादा मोमेंटम है। ये मोमेंटम एकदम से जीरो हो गया, मोमेंटम चेंज हुआ ना, एकदम से जीरो। एकदम से जीरो का मतलब क्या, मैं बोलूं एकदम से हो गया कुछ, एकदम मतलब जिस चीज में टाइम ही ना लगाओ, एकदम से जीरो हो गया मोमेंटम, एकदम से मोमेंटम, यानी टाइम बहुत कम। अगर टाइम कम तो क्या फोर्स ज्यादा। अगर तुम यहीं के भी बॉल को ऐसे पकड़ लोगे एकदम से जीरो हो गया, तो हाथ में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, चोट लगेगी। वहीं तुम बॉल को नीचे ले जाओगे हाथ के साथ, तो बॉल का वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो होगी, बॉल का मोमेंटम धीरे धीरे जीरो होगा। धीरे धीरे मतलब टाइम ज्यादा, और टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। ये दोनों एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, पॉइंट समझ में आ गया। तो भैया फोर्स इज डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टी। यहां से एक नया फॉर्मूला निकल गया, अभी देखना। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। दोनों से m कॉमन ले लो, फोर्स का फॉर्मूला देखो, m कॉमन लो, ब्रैकेट में बचा v माइनस u अपॉन टी। ये किसका फॉर्मूला बताना, क्या ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या फोर्स का जो फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, मास इनटू एक्सेलरेशन मिल गया। ये था तुम्हारा सेकंड लॉ। तुमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, देखो एक्सेलरेशन हुआ उसका, समझ में आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आया, बताओ 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 बताओ। चलो अगला न्यूटन थर्ड लॉ। ये सबको बहुत आसान लॉ लगता है, बट इन रियलिटी दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड हार्ड लॉ, बहुत ही एक्चुअल में। चलो सोचते हैं ना, तुम्हें शायद चेयर दिखे ना, मैं लेके आता हूँ एक चेयर, रुको देखो जरा। अब देखो ये चेयर दिख रही होगी तुम्हें, वाली दिख रही है। मैं इसको ऐसे धक्का मार दूं, ऐसे धक्का दे दूं, ऐसे धक्का दो तो देखो दूर गई, ओ गिर गई, फंस गई भाई, फंस गई। तो ये चेयर दूर जाके गिरेगी। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन बाबा क्या कहते हैं कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन थर्ड लॉ है, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब जब भी तुम किसी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो तुम पे बराबर इक्वल फोर्स लगेगी। ये है न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट मैंने मान लो चेयर पे फोर्स लगाई, चेयर तो दूर जाके गिरी, मैं तो दूर जाके नहीं गिरा। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर इक्वल फोर्स कहां है सर। बेटा इक्वल फोर्स अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है, सुनना ध्यान से। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तुमने इस पे फोर्स लगाई 10 न्यूटन और ये ऑब्जेक्ट दूर चला गया, तुम यहीं कहीं खड़े रह गए। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है 10 kg और तुम यहां पर खड़े हो, तुम्हारे अंदर मास है 100 kg, ऐसा मान लो। तुमने इसे धक्का दिया, ऑब्जेक्ट दूर गया। क्या ऑब्जेक्ट ने भी तुम्हारे ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाई है? न्यूटन बाबा के लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। चेक करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैं ब्लॉक के लिए चेक कर रहा हूं और मैन के लिए चेक करता है, F इक्वल्स टू m। फोर्स कितनी 10, दोनों में फोर्स 10 ही है ना। मास ब्लॉक का 10, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, मास इंसान का 100, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। तो देख रहे हो इंसान का एक्सेलरेशन 0.1 आ रहा है और इसका एक्सेलरेशन 1 आ रहा है, इसलिए ब्लॉक बहुत दूर गया, आदमी दूर नहीं गया। हल्का सा क्या होगा, बहुत हल्का सा हिला होगा आदमी। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट समझ में आया। यानी कि फोर्स दोनों पे सेम लगी। एक और एग्जांपल है बहुत बड़ा, बताऊं क्या। रियलिटी में जब मोबाइल नीचे जा रहा है ना, अर्थ खींच रही नीचे,
ये मोबाइल अर्थ को भी ऊपर खींचता है, पता है? लेकिन मोबाइल दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। बट मोबाइल का मास कितना है? कितना? 500 ग्राम। अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालोगे तो अर्थ का एक्सेलरेशन ना के बराबर आएगा। बात समझ में? ये बहुत तगड़ी चीज है। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है। ये आदमी है, ये नाव है। आदमी अगर आगे कूदेगा ये पानी में, स्विमिंग में क्या होता है? जब पानी को तुम पीछे धकेलते हो, पानी तुम आगे धकेलता है ना? इसमें एक चीज होती है एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर होना कंपल्सरी। इस पॉइंट को स्टार बना के लिख लो। मतलब कि अगर मैं आगे, ये आदमी आगे कूदेगा तो ये नाव पे पीछे फोर्स लगाएगा, इसको बोल रहा हूं मैं एक्शन। ये नाव पे पीछे फोर्स लगा रहा है एक्शन, नाव इस पे आगे फोर्स लगाएगी, इसको बोलते हैं रिएक्शन। तो तुम देख रहे हो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होना कंपल्सरी। कभी कभी बच्चे पता क्या करते हैं गड़बड़ी, वो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे मान लेते हैं। वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगने कंपल्सरी है। ध्यान रखना न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, वरना न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, वो तुमने कुछ गड़बड़ी की है बस, और कुछ नहीं। वो तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की और कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर 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 क्लियर, जल्दी बोलो 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 बोलो। बात समझ में आ गई? चलो यार आगे अगला लास्ट कॉन्सेप्ट आज का देख लो, खत्म हो गया। अगला कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या चीज है? जैसे तुमने सुना होगा एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम सिमिलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब लेट्स से इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी चांद वगैरह में, ये कार 1 है, ये कार 2 है। कार 1 इधर जा रही है, कार 2 इधर जा रही है। ये वेलोसिटी u1 ले लो, ये वेलोसिटी u2 ले लो, इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो। मैं बोल रहा हूं u1 इज ग्रेटर देन u2, तो पीछे वाली कार आगे वाली कार को ठोक देगी और यहां हो गया, यहां ठुक गया आपस में। ठीक है, इसे कर देते हैं 18+, क्योंकि देखो वॉयलेंस हुआ ना, वॉयलेंस हम 18 से नीचे वालों को निकाल दिखा दे बेटा, गलत है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो नहीं दिखाएंगे, कॉलिजन हुआ यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ये कार 1 ये कार 2 ये फिर भी आगे जा रही है। अब इसके अंदर एक एजम्पशन ले लो, इनके कोई भी मास का लॉस नहीं हुआ, यानी कि इनका कोई भी मास गिरा नहीं है, मतलब यहां से कोई टूट फूट नहीं हुई है ना। इसकी वेलोसिटी u2 इसकी वेलोसिटी v1 होगी, फाइनल v1 होगी, और इसकी वेलोसिटी v2 होगी। ठीक है, ध्यान रखना v1 होगी और v2 होगी। ठीक, तो बताओ कॉलिजन से पहले इसका मोमेंटम लिख दो m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी, इसका m2 u2, इसका m1 v1, इसका m2 v2, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ये है कॉन्सेप्ट, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन दोनों इक्वल होने चाहिए, हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। चलो इस डायग्राम को देख लो ध्यान से जरा, जिनको नोट करना है वो नोट कर ले, मैं अगले पेज पे दिखा रहा हूं। अब देखो जरा, ये थी तुम्हारी पहली कार और ये थी तुम्हारी दूसरी कार। ठीक है, इस कार ने इसको ठोक दिया, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई F1 मान लो। ठीक है, तो न्यूटन बाबा ने अभी भी समझाया एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया 2। मुझे एक बात बताओ, F1 फोर्स किसके ऊपर लगी? मास 2 के ऊपर, तो एक्सेलरेशन भी तो उसका होगा a2 का, ये 1 2 याद रखना। सिमिलर फोर्स 2 किस पे लगी? मास 1 पर, एक्सेलरेशन भी तो उसका होगा। क्या अभी अभी हमने पढ़ा एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट के लिए नेगेटिव लिख दिया। F1 क्या है? m2 a2, F2 क्या है? m1 a1। मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है v माइनस u अपॉन टी। अगर मैं a2 लिख रहा हूं तो क्या v2 माइनस u2 अपॉन टी, तो m2 तो ऐसे रहना, तो a2 की जगह क्या लिख दूंगा? v2 माइनस u2 अपॉन टी इक्वल टू माइनस ऐसे रहना, तो m1 ऐसे रहना, तो a1 की जगह v1 माइनस u1 अपॉन टी। दोनों सेम ही टाइम पे तो टकराए, दोनों के लिए टाइम काट दो। यहां देखो m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू माइनस का m1 v1 और माइनस माइनस प्लस का m1 u1। ये माइनस का m1 v1 इधर ले आऊं तो देखो m2 v2, ये माइनस के इधर आ गया, प्लस m1 v1, ये माइनस m2 u2 उधर चला गया, तो m1 u1 प्लस m2 u2। फील करो क्या यही प्रूव करना था? देख लो जरा, यही प्रूव करना था। देख लो भैया जरा, मैं साइड हो जाता हूं, देख लो। तो क्या यही प्रूव करना था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि भैया बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन का मोमेंटम कंजर्व होता है।
तो आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और तुम लोग ना कमेंट भी कर दिया करो। देखो वैसे तो मैं ये करा ही रहा हूँ, वन शॉट वीडियोस वगैरह है ना, और तुम कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक भी करा दो, वो वाला टॉपिक भी करा दो। मैं बताइए सब है ना, मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, सब जानते होंगे। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।